मेंटल हेल्थ सेगमेंट में आज हम फोकस कर रहे हैं अल्जाइमर्स पर। आखिरकार ये मानसिक रोग क्या है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, जो केयर गिवर हैं वो भी अपनी मानसिक सेहत का ध्यान कैसे रखें, इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराऊं। स्वागत कीजिए डॉक्टर पूर्वा पंधानी का। नमस्कार। पूर्वा जी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और साथ ही आपके दादाजी को डिमेंशिया था जिनकी सेवा आपने 5 साल की। थैंक यू। और स्वागत करते हैं डॉक्टर विकास धीकप का। आपका भी स्वागत है हमारे शो में। आप न्यूरो साइंटिस्ट हैं ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। थैंक यू। आपसे शुरू करेंगे पूर्वा जी, क्योंकि आपके दादाजी को अल्जाइमर था। हाँ जी। तो क्या अनुभव रहा, क्या टिप्स आप देंगी बतौर केयर गिवर? सबसे पहले मैं उनके बारे में बताना चाहूँगी कि हमें पता कैसे चला कि उन्हें अल्जाइमर्स है। 2012 की बात है, हमने ये देखा कि वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूलते हैं, जैसे अपनी दवाई लेना, उनका रोज़ का रूटीन की चीज़ें जो वो इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। शुरू में हमें लगा कि उम्र के हिसाब से बहुत लाजमी सा है कि उम्र बढ़ रही है, छोटी छोटी चीज़ें भूलेंगे, लेकिन हमें कुछ साल से 1.5 साल लग गया जब हमें ये लगा कि हमें उन्हें एक डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उनका चेकअप कराना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा कैसे भूल रहे हैं। तो कौन से डॉक्टर के पास ले गए फिर? फिजिशियन या कोई स्पेशलिस्ट? नहीं, जो ब्रेन के लिए अलग से डॉक्टर्स होते हैं, तो न्यूरो फिजिशियंस होते हैं, हम उनके पास लेके गए थे। क्योंकि डॉक्टर विकास सबसे महत्वपूर्ण यही है किस डॉक्टर के पास जाएं? जी अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि किस डॉक्टर के पास लेके जाएं। और ये कन्फ्यूजन शुरू में यही होता है कि साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, न्यूरो के पास लेके जाएं, जनरल फिजिशियन के पास लेके जाएं, और इनवेरिएबली एक न्यूरो फिजिशियन ही डिमेंशिया को बेहतर समझता है। लेकिन जब बिहेवियर की दिक्कतें आ जाती हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेके जाना पड़ता है। तो केयर गिवर के हिसाब से ये शुरुआत का सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा इन्होंने कहा कि समय लग जाता है ये पहचानने में कि क्या अल्जाइमर के लक्षण है, क्योंकि उम्र के साथ भूलना थोड़ा बहुत लाजमी है। लेकिन उम्र के साथ सभी लोग भूल जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग 5% व्यक्ति ही 65 साल के बाद ऐसे होते हैं जिनको अल्जाइमर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप भूल ही जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एक सेनेसेंस ऑफ एजिंग जिसको बोलते हैं कि आपको जो उम्र के साथ भूलना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन कब ये सामान्य प्रक्रिया बीमारी का रूप ले ले, इसमें समय लग जाता है और ये कंफ्यूजन की। तो लक्षण क्या है इसके, कैसे पहचाने? जी देखिए, जैसा छोटी छोटी चीज़ों को रख के भूलना, बात बात पे गुस्सा करना, नींद में दिक्कत आना, आपके व्यवहार में बदलाव आना, या फिर ये कि आप रास्ता भूल जाएं, या दुकान पे आप गए 100 रुपये का सामान लेने के लिए, 20 रुपये का सामान लिया, 80 रुपये आपको वापस मिलने चाहिए, आप वापस लेके ही नहीं आए। आप वॉशरूम में गए, आपने टॉयलेट को फ्लश नहीं किया। तो ये शुरुआती एक किस्म से इंडिकेटर्स हो सकते हैं अल्जाइमर रोग के। तो व्यक्ति जो खुद भूल रहा है उसे एहसास होता है या फिर आसपास के लोग ये पहचानेंगे? उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है इस बारे में। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप मरीज को ये नहीं कह सकते आप कैसे भूल गए। हमें उन्हें ये महसूस नहीं कराना है और उसके बाद भी हमें उन्हें गाइड करते रहना है कि कैसे वो अपनी डेली एक्टिविटीज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा केयर गिवर के लिए चैलेंज होता है। तो जब डॉक्टर के पास गए, जैसा आपने कहा न्यूरोलॉजिस्ट के पास, तो फिर डॉक्टर ने क्या कोई टेस्ट होते हैं, क्या कराया जाता है, अगला कदम क्या होता है? उस समय तो उन्होंने अपने हिसाब से जो भी टेस्ट थे वो करके कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी और बोला कि ये आप रूटीनली स्टार्ट कर लीजिए। वही प्रोसीजर स्टार्ट किया गया था। तो जब कोई पेशेंट आपके पास आता है तो क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उस समय? वो सारे किस तरीके के चेकअप्स होते हैं और क्या चैलेंजेस रहते हैं? जी देखिए, डिमेंशिया का भावना जी डायग्नोसिस 3 तरीके से होता है। पहले तो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, फिर दूसरा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे दिमाग का CT स्कैन, MRI ये करते हैं, और तीसरा होता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जो कि एक डिटेल्ड प्रक्रिया है जिसमें आधा घंटा 1 घंटे के आसपास लगता है। तो उसके बाद में डिमेंशिया का डायग्नोसिस होता है। किसी भी डॉक्टर के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। जैसे अगर B12 डेफिशिएंसी की वजह से हुआ, थायराइड की कमी की वजह से हुआ, तो ये एक किस्म से रिवर्सिबल डिमेंशिया की कैटेगरी में आता है। तो इसको सबसे पहले आपको रूल आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर देखते हैं अगर ये अल्जाइमर है तो देखिए धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा और ये बीमारी जो है धीरे धीरे गंभीर रूप लेती है। और शुरुआत में जैसे हमने कहा, इसके बेहद ही सामान्य से लक्षण होते हैं जिनको आप इजीली मिस कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये लक्षण जो है गंभीर होते जाते हैं और इंसान एक किस्म से बेड रिडन हो जाता है। तो जो मतलब हमारे बहुत कॉमन से चीज़ें हैं जैसे कि खाना चबाना, निगलना, पानी पीना, उसको गटकना, तो क्या इस चीज़ में भी दिक्कत होती है? ऐसे काम करने में भी भूल जाते हैं? जी बिल्कुल होती है। और मुझे लगता है कि केयर गिवर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है
मरीज़ की घर में देखभाल करना, क्योंकि अगर आप इस मरीज़ को अस्पताल लेके जाना चाहते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर मरीज़ को आप डे केयर छोड़ना चाहते हैं तो वो भी कितनी बार और कितने लंबे समय तक आप छोड़ेंगे। तो घर पे देखभाल करना सबसे उचित कदम होता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं कि खाना पीना है, नहलाना धोना है, और इसके बाद कपड़े बदलना है, थोड़ा बहुत बाहर वॉक करवाने के लिए लेके जाना है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है और केयर गिवर्स के लिए ये सबसे बड़े चैलेंज है। और इसी में ही आप देखिए कि वो थक जाते हैं और उनको भी एक किस्म से मानसिक समस्या का खतरा रहता है, तो इसको बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। जी, तो पूर्वा जी, चाहे हम आपकी बात करें बतौर केयर गिवर या परिवार के अन्य सदस्यों की, जब ये चुनौती सामने आई और सेवा भाव से आप अपने दादाजी की मदद कर रहे थे, आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते थे? कभी कभी इस पूरे पीरियड में ऐसा भी होता था कि हम एक गिल्ट में चले जाते थे कि हमें गुस्सा कैसे आ सकता है, हम कैसे डिप्रेस हो सकते हैं। लेकिन उस चीज़ के लिए हम आपस में एक दूसरे को मोटिवेटेड रखते थे। मेरे फादर जो थे वो सबसे ज़्यादा इंक्लाइन थे मेरे दादाजी की सेवा करने के लिए, और कभी ऐसा होता भी था, कभी मैं हताश होती थी, कभी मन उदास होता था, मैं उनसे कहती थी मैं इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतने पेशेंटली डील कर रही हूँ, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे पापा ये कहते थे, आप ऐसा मानो आप छोटे थे जब बच्चे थे तो वो भी आपकी हर बात सुन के आपको जवाब देते थे, तो आपको भी उसी तरीके से उनकी हर बात को सुनना है और आप उनको समझाइए। कैसे समझाते थे? मान लो उनको दवाई देनी है, हाँ जी, कैसे समझाएंगे? जैसे कई बार वो मना भी कर देते थे, मैं तो ले चुका हूँ, तो मैं कहती थी नहीं आपको शायद याद नहीं आ रहा है अभी, पर समय है लेने का, ये डॉक्टर बोला ये खाओगे ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो ये आप अभी ले लीजिए, ये जरूरी है अभी के लिए। तो अपनी बात उन्हें बहुत क्लियर वर्ड्स में आराम से बिना गुस्सा करे कहनी होती थी, ये एक चीज मैंने सीखी। और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते थे, आपको ले या बाकी फैमिली मेंबर्स को ले? एक चीज जो हमारे फैमिली में अच्छी थी कि हम लोग 6 लोग थे, तो एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि हम सब मिलके काम करते थे, तो किसी भी एक पे बर्डन नहीं आता था। ऐसा ही मैं बाकी केयर गिवर्स के लिए भी कहना चाहूंगी कि अगर ये एक पॉसिबिलिटी है तो उससे काफी मेंटल रिलैक्सेशन हो जाता है कि सब बारी बारी से जब काम कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम देखते थे कि उन्हें अगर एक नई जगह पे लेके जाना है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे अपने आसपास की जगह को कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे घर ले चलो, मेरे कमरे में मैं बैठना चाहता हूँ। तो उस समय पे भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था, लेकिन हम वही क्योंकि ज़्यादा लोग होते थे और हम उन्हें बार बार समझाते रहते थे, तो हम उन पे प्रेशर भी नहीं बनाते थे कि लंबे समय के लिए कहीं अलग होना है, पर छोटे छोटे ड्यूरेशन में थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करते। जी, तो डॉक्टर साहब जो केयर करनी है, क्या अवेयरनेस पे आप ये कहेंगे कि घर पर ही केयर करें, क्योंकि कई बार वो कहते हैं जी अस्पताल में भर्ती कराना है या कहीं और? जी, मुझे ऐसा लगता है कि घर की केयर बेस्ट है अमित जी। घर पे देखभाल करने के तरीके हैं, जैसा डॉक्टर पूर्वा ने कहा कि सबसे पहली बात है आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आपके लव्ड वन को अल्जाइमर है या डिमेंशिया है। दूसरी बात, उनके साथ एक अच्छा रेपो रखिए। तीसरी बात, गुस्सा बिल्कुल मत करिए। छोटी छोटी बात पे वो इरिटेट आपको कर सकते हैं, आपको इरिटेट नहीं होना। बड़ा मुश्किल होता है, कहना बड़ा आसान है लेकिन करना इसको बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज़ है रोटेशनल ड्यूटी, कि कभी मम्मी ने कर लिया, कभी पापा ने कर लिया, कभी भाई ने कर लिया, कभी डॉटर इन लॉ ने कर लिया, कभी सन इन लॉ ने कर लिया। रोटेशनल, एक व्यक्ति थक जाएगा। फिर उसके बाद आपको पॉजिटिव आउटलुक रखना है और अपनी भी सेहत का ध्यान रखना, नहीं तो आपको भी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल, तो देखिए अनफॉर्चुनेटली इसका एक एंगल है। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको घर पे केयर करना आपके लिए सबसे उचित है। और जैसा कि अब की इस साल का थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम एक उचित समय पे डायग्नोसिस करवाएं और रिस्क फैक्टर्स को पहचानें और उन रिस्क फैक्टर्स को एड्रेस करें। तो अब की बार का जो थीम है इसमें काफ़ी काम हुआ है। और मैंने भी, जब मैं डॉक्टर RML हॉस्पिटल में था न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उस समय काफ़ी उस समय का काम था। फिर ICMR जोधपुर में जब मैं था तो उस समय का काफ़ी काम था। तो अब धीरे धीरे वो जो काम है अब हम पब्लिश कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना पब्लिक हेल्थ एंगल से एक बड़ा इम्पोर्टेंट। एक आपका काम और भी बड़ा सराहनीय है कि आपने किताब लिखी है जो कि डेडिकेटेड है कि नर्सिंग और केयर गिवर्स पे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये दिखाना चाहता हूँ किताब, ये एक्चुअली हुआ ऐसे कि केयर गिवर्स ने ही मुझे इंस्पायर किया, और इंस्पिरेशन भी ऐसे अमित जी के
जब आप रोज़ मिलते हो ऐसे व्यक्ति से जिनको मालूम है, आजकल गूगल है, कि ये बीमारी क्योर नहीं हो सकती है, मुझे पता है क्योर नहीं हो सकती है, लेकिन केयर तो हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि केयर जो है वो एक बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन सस्टेन्ड केयर करना, देखभाल मन से करना और बिना थके करना, ये आसान काम नहीं है, एक बात। दूसरी बात, केयर गिवर को भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और तीसरी बात, केयर में आपको चैलेंजेस रोज़मर्रा के जीवन में आएंगे, तो उन सब का भी ख्याल रखना। तो घर का जो केयर है वो बेस्ट है, लेकिन हाँ, जब आपको लगता है कि आपका मरीज़ गंभीर अवस्था में जा रहा है तो अस्पताल भी जा सकते हैं। एज अ केयर गिवर आपने किस तरीके से अपना ख्याल रखा? सबसे बड़ी चीज़ थी कि परिवार साथ था, वो एक सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ थी कि जब भी एक इंसान भी अगर थोड़ा परेशान हो रहा है तो दूसरा होता था उसे संभालने के लिए। और जैसे मैंने बताया, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो सभी लोग मिलके करते थे, अलग अलग समय पे करते थे। तो बीच में हम थोड़ा ब्रेक भी ले लिया करते थे कि जब किसी को लग रहा है कि नहीं, हम चाहते हैं थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ 1-2 दिन ऐसे करके हम सब मिल बांट के। कोई मिथ्स हैं आपको लगता है अल्जाइमर से जुड़े, भ्रांतियां जो आप तोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यूथ से कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत आपके लिए एक प्रिविलेज है अगर आपको अपने बड़ों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने भी हमारे लिए हमारे बचपन में काफ़ी करी है। उस समय पे लोग ये डर जाते हैं ये सोच के कि अल्जाइमर्स, अरे हमने तो सुना है कि ये तो बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ के साथ सेम चीज़ होगी, हर मरीज़ अलग है। तो आप पहले से ऐसी मिथ्स लेके अपने मन में ना चलें कि अरे तो वायलेंट हो ही जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मरीज़ वो खुद ही परेशान है, वो खुद बीमार है। तो आप ये सोचिए, आप किसी भी और बीमारी का मरीज़ होता है, आप उन्हें कैसे देखते हैं? तो ये मत सोचिए कि ये कुछ भी जानबूझ के कर रहे हैं या ये कुछ गलत ही करेंगे, वो खुद मजबूर है। जी, 30 सेकंड शेष बचे हैं। हम अल्जाइमर, डिमेंशिया इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, क्या ये दोनों एक हैं और क्या इनसे बच सकते हैं? कैसे हम बचें? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोनों एक ही हैं। अल्जाइमर मोस्ट कॉमन डिमेंशिया है, 60-70% जो अल्जाइमर के केसेस हैं वही डिमेंशिया होते हैं। लेकिन भारत में वैस्कुलर डिमेंशिया भी कॉमन है, बाकी पार्किंसन डिमेंशिया, हंटिंगटन डिमेंशिया, B12, HIV, बहुत किस्म के डिमेंशिया होते हैं। अल्जाइमर मतलब डिमेंशिया एक किस्म से इंटरचेंजेबल है। बचे कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि अपने वास्कुलर सेहत का ध्यान रखें। BP शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखें, क्योंकि डिमेंशिया इनवेरियबली 60 के बाद ही होता है। तो BP शुगर को कंट्रोल में रखें, साथ में मेडिटेशन करें, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखें, हाई कैलोरी फूड जितना पॉसिबल हो उसको अवॉइड करें, और इसके अलावा डिप्रेशन से बचें, खुश रहें, दूरदर्शन देखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास आपका, और बतौर केयर गिवर जो आपने टिप्स आज दी हैं और जो दादाजी के आपने केयर की है, सेवा की है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स।